हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अखिल भारतीय संस्कृत गोष्ठी में शिरकत की। संस्कृत को बढ़ावा देने वाली संस्था संस्कृत भारती की ओर से हरिपुर कला के श्री व्यास आश्रम में 2 दिवसीय गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में देश भर से संस्कृत के कई विद्वान पहुंचकर संवाद कर रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि संस्कृत उत्तराखंड की द्वितीय राजकीय भाषा है। संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। देव भाषा संस्कृत हमारे यहाँ जन जन की भाषा बने, राज्य के अंदर इनके प्रचार प्रसार के लिए हम पहले से बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं और हमारे प्रयास और तेज़ी से होंगे, जिससे कि आने वाली पीढ़ी भी हमारी ये जो देव भाषा संस्कृत है ये केवल पूजा पाठ तक ही सीमित न रहे, बल्कि आम बोलचाल की भाषा बने, जन जन की भाषा बने। उत्तराखंड के प्रयास कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने विधानसभा का जब सत्र गैरसैंण में आयोजित हुआ था तो वहाँ भी इस प्रकार का एक सभी को जो है भाषा सीखने के लिए होनी चाहिए, भाषा का सीखने का प्रयास करना चाहिए। एक हमने अधिवेशन में एक अलग से भी एक औपचारिक रूप से सेशन भी किया था और इसके साथ साथ बस अड्डे हैं, एयरपोर्ट है या जो हमारे सार्वजनिक स्थान हैं उन स्थानों पर हिंदी के साथ साथ संस्कृत। उत्तराखंड राज्य की भौगोलिक संरचना इतनी विषम है कि यहाँ पर किसी भी कानून को लागू करने में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही एक कड़े कानून को लागू करने के लिए इन दोनों राज्य के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। राज्य में सशक्त भू कानून की मांग जोर पकड़ने लगी है, जिसमें राज्य के भीतर लोग पड़ोसी राज्य हिमाचल की तर्ज पर सशक्त भू कानून चाहते हैं। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने भी राज्य में भूमि बंदोबस्त करने पर जोर दिया है। देखिए, इन दिनों उत्तराखंड में पिछले कुछ समय से भू कानून के बारे में बड़ी चर्चाएं चल रही हैं। भू कानून खंडूरी जी ने अपने समय में एक बड़ा आदर्श कानून बनाया था। संभवतया उसमें कुछ बदलाव हुआ है। आगे समय आने पर मुझे लगता है कि सरकार ठीक करेगी। लेकिन मैं आज आपसे जो विनती कर रहा हूँ वो ये कि उत्तराखंड के अंदर यूपी में जब हम थे 1962-64 में बंदोबस्त हुआ, लैंड सेटलमेंट हुआ। उसके बाद कभी लैंड सेटलमेंट ही नहीं हुआ। और आज उत्तराखंड की स्थिति है कि वहाँ पुराने नियम के हिसाब से कोई बार मुख्य और गौण लगा करके कोई 25 किस्म। तो देखिए, प्रदेश में अब भू कानून को लेकर यहां पर मांग अब उठने लगी है। खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। उत्तराखंड में लोकपाल की नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बनाई गई समिति की 1 साल बाद दूसरी बैठक हुई, जिसमें लोकायुक्त की नियुक्ति के साथ एक सदस्य के नाम पर भी चर्चा की गई। सदस्य के रूप में किसका नाम होगा, इसका फैसला राज्यपाल के अनुमोदन के बाद होगा। लेकिन यह कहा जा सकता है कि लोकपाल की नियुक्ति के लिए सरकार ने एक मजबूत प्रक्रिया शुरू कर दी है। चयन समिति की सदस्य ऋतु खंडूरी भूषण का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई है उस पर लोकायुक्त के नाम और प्रारूप पर चर्चा हुई है। तो लोकपाल चयन समिति की दूसरी बैठक संपन्न हो गई। 1 साल बाद हुई दूसरी बैठक आयोजित और इसी को लेकर लोकपाल की नियुक्ति मजबूत प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर दूसरी बैठक संपन्न हुई है। सीएम साहब के चेयरमैनशिप के उसमें एक बैठक हुई है, जिसमें मैं भी थी और हमारे जस्टिस मनोज तिवारी जी भी थे। एलओपी साहब नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन उसमें हम थे और अफसरान थे। और उसमें अब ये प्रक्रिया शुरू हुई है। लोकायुक्त को कैसे चुना जाएगा, कौन बनेंगे, किस तरह से बनेंगी, क्या समिति होगी, कैसी समिति होगी, कैसे समिति बनाई जाएगी, उस पर चर्चा हुई। और ये भी एक निर्णय लिया गया कि एक और सदस्य को इसमें लिया जाएगा। अब वो सदस्य जो है वो गवर्नर साहब के द्वारा अनुमोदित जब हो जाएंगे तब आपको पता भी चल जाएगा कि किस तरह से ये कौन है, क्या है, और उसके बाद फिर आगे फिर कार्य होगा।
मतलब ये शुरुआत है। समिति जो लोक आयुक्त हम लोग बनाने जा रहे हैं, उसको उनको बनाने के लिए यह सरकार के माध्यम से ये शुरुआत कर दी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। हरीश रावत ने केंद्र की मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सरकार को विफल और भ्रमित बताया। उन्होंने कहा कि सरकार नीतिगत रूप से स्पष्ट नहीं है और राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन सरकार ने अभी जनता के लिए कोई काम नहीं किया है। और साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी में कोई अस्थिरता नहीं है। बागेश्वर में बीजेपी का सदस्यता अभियान जारी है। अब इसी के तहत रविवार को दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट और जिला अध्यक्ष बीजेपी इंद्र सिंह ने संयुक्त प्रेस वार्ता करके प्रदेश सरकार के कामकाज और सफलताओं को गिनाया है। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कामकाज की सफलताओं को बागेश्वर की जनता तक पहुंचाने का संकल्प भी लिया गया। जो है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर धामी जी का जन्मदिन है और माननीय पुष्कर धामी जी द्वारा जो ऐतिहासिक कार्य उत्तराखंड के लिए किए गए, जिसमें सामान नागरिक संहिता, नकल विरोधी, धर्मांतरण विरोधी, दंगा विरोधी और महिलाओं के लिए 30% आरक्षण और उत्तराखंड आंदोलनकारियों के लिए भी 10% जो उनके द्वारा 36 आरक्षण रखा गया। ऐसे उनके द्वारा अनेक ऐतिहासिक निर्णय उत्तराखंड सरकार में लिए गए और उन्हीं के द्वारा जो ऐतिहासिक निर्णय लिए गए उसका पूरे देश में अनुसरण किया गया। पूरे देश भर में और उसी के निमित्त हमारे प्रदेश में भी सदस्यता अभियान का कार्यक्रम चल रहा है और मेरा मानना है कि विगत जब 6 वर्ष पूर्व हमारी सदस्यता अभियान शुरू हुई थी तो लगभग 18 करोड़ के सदस्य भारतीय जनता पार्टी के थे और इस बार उसी लक्ष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी चली है। हमारे प्रदेश में भी विगत 6 वर्ष पूर्व 20 लाख हमारे सदस्य थे और उसी 20 लाख के लक्ष्य को लेकर हम प्रदेश में चले हैं और जिस तरह से हमारे प्रदेश के बहुत ही ऊर्जावान मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश में कार्य कर रहे हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का संगठन इस प्रदेश में कार्य कर रहा है, मुझे मानना है कि हमारा जो 20 लाख का लक्ष्य है उससे अतिशीघ्र हम पूरा करेंगे और उस लक्ष्य को पूरा करने के साथ ही हमारा एक कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो कार्य हो रहे हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हो रहे हैं, उन कार्यों को भी आम जन तक पहुंचाने का काम। और राहुल गांधी का अमेरिका यात्रा के दौरान सिख समुदाय को लेकर दिए गए बयान के बाद सिख समुदाय में आक्रोश नजर आ रहा है, जहां सितारगंज के मुख्य चौक पर सिख समाज ने अपना विरोध दर्ज कराते हुए राहुल गांधी का पुतला फूंका है। इस दौरान सिख समाज के साथ भाजपा जिला अध्यक्ष कमल जिंदल भी मौजूद रहे। तो बता दें आपको कि राहुल गांधी ने सिख समुदाय को लेकर जो बयान दिया था उसको लेकर अब सिख समुदाय में आक्रोश देखा जा रहा है। इसी को लेकर सितारगंज में सिख समुदाय ने राहुल गांधी का पुतला दहन किया। सिखों के साथ जो कांग्रेस पार्टी है, गांधी परिवार ने आज तक सिखों के साथ बहुत ज्यादा अन्याय किए हैं, सिखों का बहुत उत्पीड़न करा है और आज देश में भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो सिखों को गले लगाकर अपने साथ लेकर चल रही है। लेकिन राहुल गांधी ने आज तक जो गांधी परिवार ने सिखों के साथ किया हम तो वो नहीं भूले, लेकिन आज भी विदेशों में जाकर सिख कौम के खिलाफ गलत बयानबाजी कर रहे हैं, उनके ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। जो हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी इस चीज को। खबर हरिद्वार से है, जहां पर निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर संतोषी माता के संन्यास को 50 साल पूरे हो गए हैं, जिस मौके पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, जिसमें समापन समारोह में फिल्म अभिनेत्री और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कनखल में आयोजित कार्यक्रम में हेमा मालिनी ने मंच से गंगा नृत्य नाटिका की प्रस्तुति दी। हेमा मालिनी की प्रस्तुति को देखने के लिए हजारों की तादाद में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इतने
वर्षों से, कितने युगों युगों से गंगा जी बह रही है हमारे देश में, और हमारा पूरा कर्तव्य है उसे कितना साफ सुथरा रखना, लेकिन ये रख नहीं पा रहे हैं। वैसे हालत हमारी सारे नदियों का है। तो ये मैसेज इस नृत्य नाटिका द्वारा हम देते हैं कि हमारे देश में जितने भी नदियां हैं उसे सब साफ रखना हमारा कर्तव्य है। कर रही हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं एक फिल्म स्टार भी हूँ, अभिनेत्री हूँ, और साथ में एक नृत्यांगना होने की वजह से मैं ये सब थीम्स लेकर बनाती हूँ ताकि जागरूकता हो। लेकिन ऐसे बहुत सारे अभिनेत्री हैं, सब वो कुछ नहीं करते, सिर्फ फिल्मों में उनका काम होता है, उतना ही करते हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में पीरान कलियर शरीफ दरगाह पर उर्स का आयोजन होता है। इस बार भी 756वां उर्स शुरू हो गया है, जिसमें देश भर के तमाम लोग आते हैं। पिछली बार उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने उर्स में पाकिस्तान से आए 107 जायरीनों का स्वागत करते हुए उनको श्रीमद् भगवत गीता, गंगाजली, रुद्राक्ष की माला और भगवा शॉल उड़ाकर उनका स्वागत किया। इस बार मुस्लिम समुदाय के सूफी रसीद का कहना है कि यह हमारे धर्म के विरुद्ध है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से आए जायरीनों को गंगाजल न देकर उनको कुरान, खजूर और पीरान कलियर की चादर देकर ही उनका स्वागत करना चाहिए। यह मुस्लिम परंपरा के खिलाफ है। वहीं वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का कहना है कि पिछली बार पाकिस्तान से आए 107 जायरीनों को श्रीमद् भगवत गीता, गंगाजल, रुद्राक्ष की माला भेंट की गई थी, और हमने उनको यह सब इसलिए भेंट किया कि ताकि हमारे देश का सम्मान पाकिस्तान में हो सके। मुस्लिम परंपरा के हिसाब से ये हमारा नहीं बनता है। हम उनको कुरान गिफ्ट करें, खजूरें गिफ्ट करें, साबिर पाक की चादरें गिफ्ट करें, ऐसा कोई तबल्लुक दें जो वो लोग लेकर अपने घर में सरकार साबिर पाक का, नबीयीन, सिद्दीकीन, शहीदान करबला और औलिया अल्लाह का फैजान लेकर अपने। हमें उम्मीद थी कि इस तरह की आपत्तियां आएंगी। हम 150 करोड़ लोग सनातन धर्म के मानने वालों की आध्यात्मिक राजधानी देवभूमि उत्तराखंड है, और उस देवभूमि उत्तराखंड की धर्मनगरी हरिद्वार के एक कोने पर स्थित है पीरान कलियर। मुझे लगता है कि यहाँ से एक संदेश जाने की ज़रूरत हमेशा रहती है। पाकिस्तान से लोग आते हैं, हम उनकी आस्था का सम्मान करते हैं, वो साबिर पाक के मानने वाले हैं, लेकिन जो 150 करोड़ सनातनी हैं उनकी आस्था का सम्मान भी होना चाहिए। पाकिस्तान के ऊपर जो हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर जुल्म होता है वो किसी से छुपा नहीं है, वो एक कड़वी सच्चाई है। तो अगर हम यहाँ से संदेश देकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोग पाकिस्तान में रहते हैं, जो हिंदू समाज के लोग पाकिस्तान में रहते हैं, जो सनातन समाज के लोग पाकिस्तान में रहते हैं, उनके चाहने वाले उनके अपने यहाँ रहते हैं, अगर आपको सम्मान चाहिए तो हमारे लोगों को वहाँ सम्मान। और खबर अब देहरादून से है, जहां पर स्कूल वैन और स्कूल बसों में छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए अब परिवहन विभाग सख्त हो गया है। पिछले दिनों स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ का एक मामला सामने आया था, जिसके बाद परिवहन विभाग ने स्कूली छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अब स्कूली वाहनों में सुरक्षा मानक तय करने शुरू कर दिए हैं, ताकि घर से स्कूल तक छात्राएं सुरक्षित जा सकें। संभागीय परिवहन अधिकारी परिवर्तन शैलेश तिवारी ने बताया कि हमारी कोशिश है कि छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए एक बैठक भी आयोजित की गई है। जाने वाले जो बच्चे हैं उनकी सुरक्षा के लिए वो स्कूल वैन में बैठते हैं या स्कूल बस में बैठते हैं, किसी भी गाड़ी में जा रहे हैं, तो हमारा पर्पस है कि वो सुरक्षित होकर के स्कूल जाएं। अभी हम लोगों ने बीच में शिकायत मिली थी कि स्कूल वैन में स्कूली छात्रा से बदतमीजी और छेड़छाड़ की, तो उसी रेफरेंस में हम लोगों ने कोशिश किया है कि कैसे बच्चों को सुरक्षित रखा जाए स्कूल वैन और स्कूल बसों में। तो हम लोगों ने एक नियम बनाया है कि जो स्कूल वैन है, स्कूल वैन का जो ड्राइवर का केबिन है, यानी ड्राइवर के बगल का जो एरिया है, वहाँ छात्राओं को नहीं बैठाया जाएगा। कल हम लोगों ने एक बैठक ली थी स्कूल। पिथौरागढ़ एसडीआरएफ टीम एक बार फिर यात्रियों के लिए देवदूत बनकर आई है। एसडीआरएफ टीम ने द्वारा घाट क्षेत्र में मार्ग अवरुद्ध होने के कारण लगभग 400 लोग जो फंस गए थे उन्हें रेस्क्यू किया। एसडीआरएफ टीम को सूचना मिली थी कि घाट पिथौरागढ़ से 2 किलोमीटर ऊपर दिल्ली बैंड के पास सभी यात्री फंसे हुए हैं। टीम ने तत्परता से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक बीमार व्यक्ति को बाधित मार्ग से स्ट्रेचर के माध्यम से निकालकर तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया।
मुख्य मार्ग पर फिर से मलबा आ जाने के कारण यातायात बाधित हो गया था, जिसे जेसीबी की सहायता से फिर से शुरू किया गया। देहरादून के डीएम सविल बंसल और एसएसपी अजय सिंह ने दोपहिया वाहन पर बैठकर शहर का जायजा लिया है। जिलाधिकारी ने अपने इस भ्रमण के दौरान शहर के विभिन्न चौराहों और क्षेत्र का जायजा लिया और वहां पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि कई जगहों पर खराब सड़कों की शिकायतें आती रही हैं। बरसात के मौसम में कई जगहों पर जल भराव की समस्या भी देखने को मिलती है। सभी बिंदुओं पर जिलाधिकारी ने मौके का मुआयना करके स्थिति का जायजा लिया। हमारी और एसएसपी साहब की 2-3 बार ज्वाइंट मीटिंग हुई थी, तो उसमें यह निकल के आया था कि शहर में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे चोकिंग हो रही है, जल भराव हो रहा है, ट्रैफिक को रेगुलेट करने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, चौंक्स नहीं हैं, तो अनावश्यक जाम लग जा रहा है। तो फिर हमने डिसाइड किया था कि एक बार और खबर अब उत्तराखंड के जसपुर कोतवाली क्षेत्र से है, जहां आज कोतवाली परिसर में आगामी त्योहार बराफाव के मद्देनजर तहसीलदार जसपुर के नेतृत्व में अमन कमेटी की बैठक की गई, जिसमें विद्युत विभाग, नगरपालिका के कर्मचारियों के साथ क्षेत्र के नवीन वर्तमान वार्ड मेंबर ओम ग्राम प्रधान भी मौजूद रहे। अमन कमेटी की बैठक की गई है, जिसमें समाज के गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे और उनके संबंध से हमने समस्याओं को जाना, जो उनको इश्यूज आते हैं जुलूस के दौरान, और उसके साथ साथ जो इंस्ट्रक्शन हमारे द्वारा दिए जाने थे वो इंस्ट्रक्शन भी उन्हें दिए गए हैं। जो समस्याएं उन्होंने बताई हैं कूड़े। और खबर अब उत्तराखंड के टिहरी से है, जहां पर टिहरी के भंडेंडी गांव के ग्रामीण वर्षों पुराने रीति रिवाजों को संजोए हुए हैं। यहाँ पर वर्षों से चली आ रही परंपरा पांडव नृत्य का आयोजन हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी धूमधाम से मनाया गया। आयोजन समिति के अध्यक्ष प्रवासी ग्रामीणों ने बताया कि चूलागढ़ की प्रसिद्ध भगवती राजराजेश्वरी की धात पर भांडेडी गांव में पुरखों से चली आ रही पांडव नृत्य की परंपरा को आज के आधुनिक समाज में ग्रामीणों ने जिंदा रखा है। उधम सिंह नगर में शक्ति फार्म हरि मंदिर के प्रांगण में आंगनबाड़ी सहयोगिनियों द्वारा गर्भवती महिलाओं को पोषण वितरण किया गया। राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत श्री हरि मंदिर परिसर में बाल विकास परियोजना की ओर से पोषण मेले का आयोजन किया गया। 2024 के 24 सितंबर के तहत हमारा पोषण अभियान चलाया जाता है। इसमें हम सभी अपने शक्तिपुरम थाट के क्षेत्र एक पोषण मेला बनाए हैं, जहां गुरुग्राम हरिचांद मंदिर में, जिसमें हमने हरिद्वार के रुड़की में मंगलोर कोतवाली क्षेत्र गांव लिबर हेडी में 7 सितंबर की रात एक घर में बदमाशों द्वारा लूटी गई लूटपाट को लेकर अंजाम दिया गया था, जिसके चलते मंगलोर पुलिस ने एसएसपी परमेंद्र सिंह ढोबाल के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया और 12 सितंबर की रात को आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया था। रुद्रप्रयाग जिले के तिलवाड़ा मार्केट में एक व्यापारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। दरअसल फर्नीचर हाउस नाम से दुकान चलाने वाले युवक ने स्थानीय व्यापारी के साथ लोहे की रोड से मारपीट की, जिससे स्थानीय व्यापारियों में रोष है और आरोपी को खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग की जा रही है। ये चीज अभी तक मेरे संज्ञान में नहीं थी, पहली बार आपने मुझे इस बारे में बताया है। मैं इसकी जानकारी हासिल करूंगा कि ऐसी कौन सी स्थितियां थी कि जिसकी वजह से लोग आक्रोशित हुए हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जो अन्य समुदाय के लोग हैं। हल्द्वानी पुलिस ने मुखानी थाना क्षेत्र में बीते दिनों 2 महिलाओं के साथ हुई चैन स्नैचिंग के मामले का खुलासा करते हुए चैन स्नैचर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह रिटायर्ड फौजी है और उसके रिटायरमेंट में जो 28 लाख रुपए उसे मिले थे, उसे शेयर मार्केट में गंवाने के बाद उसने चैन स्नैचिंग का काम शुरू कर दिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से स्कूटी और 2 सोने की चैन बरामद की हैं।